आ जाओ। बाकी ज़्यादातर सर्किट आपने किए हुए हैं, LR CR सब करा दीजिए। LCR बता देता हूँ तो इसी का आज रेजोनेंस ख़त्म कर देंगे। LCR सर्किट में तो फिर शुरुआत से बता देता हूँ। LCR सर्किट क्या होगा, पहली बात तो लगेंगे वही बेसिक्स, L C और R तीनों लगा देना। एक आप लगाएंगे इसके साथ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स, यानी कि कहा जाए V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, एक मान लिया L, एक मान लें C, एक मान लीजिएगा R, और फिर वही बात सीरीज़ में आप तीनों के वोल्टेजेस कितने मान लोगे, VL VC VR। तो चलो चाहो तो मेरे साथ साथ करते भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, यही तीन आपके बनेंगे। अब डायग्राम में तो कोई समस्या नहीं, डायग्राम अभी देख देख के बनाना पड़ेगा क्या। और सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, सबसे पहला आप काम वही करते हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेप में तीनों वोल्टेजेस डिस्क्राइब कर देना। वोल्टेजेस डिस्क्राइब करोगे तो कौन कौन सी आएंगे, एक आपका आएगा VL, एक आएगा VC और एक VR। एक साथ ही लिखते हैं ना तो हम बताते हैं, बढ़िया लगता है। VL क्या होगा, ध्यान देखना, करंट इनटू रेजिस्टेंस IXL, ये करंट इनटू रेजिस्टेंस IXC और ये करंट इनटू रेजिस्टेंस IR। तीसरा काम क्या होगा, तीनों के बारे में बता देंगे, कौन सा कहाँ जाएगा। L सर्किट में आपका वोल्टेज लीडिंग होता है तो इसको आप बता देंगे लीडिंग बाई फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। इसमें लीडिंग लिख दिया है तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, लैगिंग बाई फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। और तीसरा मालूम था ये होता है एट फाई इज इक्वल्स टू 0। तीन वोल्टेजेस फुर्ती से आप निकालेंगे, ठीक है। और बेटा आप इतना झाँक झाँक के मत लिखो, अब अपने मन से ही लिखो। 6 सर्किट का लास्ट राउंड करा चुका हूँ, तीसरी बार। अब झाँक झाँक के लिखना पड़ रहा है, मतलब स्थिति ख़राब है। अब तो केवल हिंट देते आ रहे हैं, नहीं तो वैसे हम तो ओरली निपटाने के मूड में थे, सही ना। तीनों VL VC VR कर देंगे। लास्ट काम क्या होगा, ध्यान देखना, वही आपका बन जाएगा सर्किट डायग्राम, सॉरी फेजर डायग्राम। अगला स्टेप कहाँ पे जाओगे, जो मैं कहा था आगे लिख देते हैं, ये हो गया आपका फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम आप किस बेसिस पे ड्रॉ करेंगे, वही VL आपका कहाँ जा रहा है, VL आपका जा रहा है लीडिंग, VC आपका कहाँ जा रहा होगा, VC आपका जा रहा होगा लैगिंग, और VR आपका कहाँ होगा, सेम फेज या फाई इज इक्वल्स टू 0 पे। तीनों जैसे लगाओगे। इसका सॉल्यूशन एक के बजाय 2 स्टेप में होगा, क्यों, क्योंकि आपकी बार 3 है, और 3 है तो ध्यान देखना, ये LC सर्किट का सॉल्यूशन था VL माइनस VC। तो ऑब्वियस है इन दोनों का टोटल आपको नजर आ ही रहा है, इन दोनों का टोटल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा VL माइनस VC, ये आपका VR बने ही हुआ है। इसका रिजल्टेंट निकालना वहाँ बहुत अच्छे से मालूम है। इसका रिजल्टेंट कहाँ से लाओगे, तो इसका रिजल्टेंट आपका हो जाएगा, यही करोगे ना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और मज़े से मैंने कहा इंटरसेक्शन दिखाना, और ये हो गया आपका रिजल्टेंट वोल्टेज, यानी आप इसको कह देंगे कहीं ना कहीं V। ये भी समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं किसी एक फेज डिफरेंस फाई पर मौजूद है। चले जाए, सबसे मेन स्टेप मैंने बता दिए। अब इसके आगे आपको कोई बहुत खास काम नहीं करना है। राखी गेट हल्का से बंद कर देना। बस बढ़िया।
मिल गया फेजर डायग्राम वाला मामला। बस पुराने स्टेप फिर रिपीट होंगे। इसका अगला स्टेप ध्यान दिया, पिछले इतने 2 सर्किट ऑलरेडी इस टाइप कर चुके हो। पहला स्टेप आपको क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप आपका जाएगा नंबर ए डाल देते हैं, मान के चलिए पहला आपका जाएगा रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए, और इससे आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपसे वोल्टेज निकलवाना चाहे तो वोल्टेज मिल जाएगा, और अगर इम्पीडेंस निकलवाना चाहेगा तो इम्पीडेंस मिल जाएगा। v इज इक्वल्स टू आपका कितना आना चाहिए, चेक कर लें, आएगा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स, यानी आप आगे जाएंगे तो v इज इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट ऑफ VL माइनस VC स्क्वायर, और प्लस आपका हो जाएगा VR स्क्वायर। ये 2 में पहला तो स्टेप यही है, किसी क्वेश्चन में अगर आपसे रिजल्टेंट वोल्टेज पूछ लेता है तो डायरेक्ट मिल गया। बाकी हमारा काम अभी रुकेगा नहीं, हम आगे भी जाएंगे। आप क्या कह देंगे, v इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, अंडर रूट ऑफ IXL माइनस IXC, वैल्यूज़ रख दें, प्लस आप कर देंगे I स्क्वायर R स्क्वायर, और एक काम करें I कॉमन कर लें, अपने आप आपको जो रेजिस्टेंसेस थे उन्हीं का टर्म मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। जैसे ही आप इस पर निगाह डालते हैं जरा देखें कि आप कैसा नजर आ रहा है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू करंट इनटू, और फिर वही स्टेप आपका आता है। और ये स्टेप आओ क्या चीज़ बता देगा, ये स्टेप बता देगा कि ये जो आपकी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी, तो बिल्कुल साफ लिख देते हैं क्वांटिटी। और कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ये आपके पास स्पष्ट पैराग्राफ लिखा है, ये इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, और इसी इफेक्टिव रेजिस्टेंस को तीसरी बार चूँकि हम इस सीरीज़ में कर रहे हैं, तो लास्ट राउंड में कर रहे थे, इसी को आप किस नाम से जानते हैं, इम्पीडेंस। इसलिए बेहतर है कि हम कह देंगे आपका इम्पीडेंस Z, और अब किसका Z निकाल रहे हो ये भी समझ में आता है, LCR का निकाल रहा हूँ, सफिक्स लिख दिया। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ख़त्म। एक इम्पॉर्टेंट सा पार्ट हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है, यही आपसे निकलवाते हैं। LCR सर्किट दिखाएं और साथ में 3 चीज़ें निकालें, इम्पीडेंस निकलवाएगा, फेज डिफरेंस और इक्वेशन ऑफ करंट निकलवाएगा। क्या चीज़, और बेटा आप दोबारा क्या रिपीट करूँगा यार, ये जो दिक्कत। अरे यार कुछ नहीं, मैं जो आप कल करा रहे थे वही कर दिया था। LCR सर्किट है, तीनों के वोल्टेज लिख दो, वो हम लास्ट टर्न भी कर चुके हैं। दोबारा से VL IXL, V बराबर IXC, IR अपनी अपनी जगह बता दो, 90 लीडिंग लैगिंग 0। फेज़र डायग्राम वो आप कल भी बना रहे थे, आज भी होगा, एक लीडिंग का एक लैगिंग का। इसके बाद आप क्या काम करेंगे, मैंने कहा था 2 पार्ट में सॉल्व होगा, क्योंकि VL और VC पहले इनको सॉल्व करो, VL माइनस VC, एक VR है रिजल्टेंट, वही पैरेललोग्राम लॉ से निकालेंगे। जब ये निकल जाएगा तो मैंने कहा था आप चेक करें लास्ट टर्न का आपने पढ़ा हुआ था कि नहीं पढ़ा। बस तो देखो ध्यान से वही स्टेप कर रहा हूँ। पहला स्टेप रिजल्टेंट वोल्टेज, दूसरा स्टेप ध्यान है फेज डिफरेंस यानी फाई के लिए करूँगा। सेकंड स्टेप जो जाओगे नंबर बी हम जाते हैं। नंबर बी आपके क्या जाएंगे, नंबर बी आप जाएंगे फेज डिफरेंस। और इसने कहा आपके यहाँ बिल्कुल सीक्वेंस से यही पूछेगा, फेज डिफरेंस के लिए जाओगे तो फेज डिफरेंस कहाँ से निकलेगा वो आपका आएगा tan थीटा से। तो बस लगा दो, कितना आप बताएंगे, tan फाई इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, वही परपेंडिकुलर और अपॉन बेस। फिर मैंने कहा तीनों वैल्यूज़ रख दें जो आप पास हैं, और कोई नया काम नहीं कर रहा है तो पुराने वालों को रिपीट कर रहा हूँ। आई ख़त्म, यानी आप सिंपल बता सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल आएगा। पहला रिजल्ट इम्पीडेंस आ गया था, दूसरा रिजल्ट मैंने कहा आपका फेज डिफरेंस आ गया। इक्वेशन ऑफ करंट में थोड़ी सी मेहनत लगेगी बस।
अब कहीं कोई समस्या हो तो बताएं। सही है, पुरानी कॉपी भी चेक कर सकते हो, नोट्स भी चेक कर सकते हो, बेहतर लैंग्वेज सब लिखे हैं, उनसे भी चाहो तो एक बार हेल्प ली जा सकती है आराम से। तीसरा स्टेप मैंने कहा, इसके बाद जहाँ जाओगे तीसरा क्या रहेगा, तीसरा आपका आता है इक्वेशन ऑफ करंट। एक्चुअली पिछली जो हमने 2-3 सर्किट डिस्कस किए थे आपसे, उसमें इक्वेशन ऑफ करंट लिखना ईजी था, क्योंकि उसमें आप पास एक ही कंडीशन थी, या तो आपका जो डायग्राम आ रहा होगा फेजर डायग्राम, उसमें या तो वोल्टेज लीडिंग जा रहा होगा या लैगिंग जा रहा होगा। आप कहेंगे इसमें भी यही है, इसमें भी हमें लीडिंग नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने कहा ये एक्चुअल लीडिंग नहीं है। अगर हल्का सा ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो आपका आ रहा है VL माइनस VC है, और VL माइनस VC के अकॉर्डिंग तुमने ध्यान नहीं दिया, वी मे हैव 3 कंडीशंस। आपका हो सकता है VL ग्रेटर देन VCO, हो सकता है VL लेस देन VCO, और हो सकता है कि VL इक्वल टू VCO, इसका अंतर पड़ेगा। अगर VL ग्रेटर है तो आपका ये अपवर्ड जा रहा है, वो लेसर होगा तो डाउनवर्ड जाएगा, अदरवाइज ख़त्म ही हो जाएगा। तो इन 3 पॉसिबल कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका ध्यान जाएगा, हमारे पास 3 तरह की करंट हो सकती है। ये डायग्राम, ये जो सॉल्यूशन है, इट इज़ नॉट फाइनल, इट मे हैव द कंडीशंस। अगर अकेला L या C सर्किट होता तो ये कोई दिक्कत नहीं थी कि या तो अकेला ये होता या अकेला ये होता, कन्फर्म था कहाँ जा रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट कन्फर्म है ही नहीं, और इन दोनों का रिजल्टेंट कन्फर्म नहीं है, तो फिर एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ करंट आप 3 कंडीशन में डिस्कस करते हो। कौन सी? सबसे पहले देखना, आप कहते हैं VL ग्रेटर देन VC, इसका मतलब होगा ध्यान देखना IXL ग्रेटर देन IXC, या आप कह सकते हैं और आगे चल के हम इसी कंडीशन को लेंगे कि अगर आपका क्या है XL ग्रेटर देन XC है। अगर XL ग्रेटर है तो मैं एक बार डायग्राम फिर से दिखा देता हूँ। VL ग्रेटर देन है मतलब आपका ये रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, यानी वोल्टेज आपकी लीडिंग आएगी। उल्टा अपने आप समझ में आता है, अगर VC ज़्यादा होगा तो वोल्टेज लैगिंग आएगी। तो इसलिए मैंने कहा ये आप एक ही बार डायग्राम से निकाल सकते हैं। XL ग्रेटर देन XC, आप क्या कहेंगे, देन वोल्टेज विल लीड, ये आप कह सकते हैं, और करंट विल बी लैगिंग। इसका मतलब है आपको जैसे ही आप लिखते हैं करंट विल बी लैगिंग, इसलिए आपको इक्वेशन मिल जाती है। आपकी इक्वेशन क्या होगी, I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। सेकेंड कंडीशन आप ध्यान देखना, जस्ट रिवर्सल ऑफ दैट, इसी का जस्ट उल्टा करते आना है। कौन सा? बस ये कि अब इतना पूरा नहीं लिखते, डायरेक्ट वहाँ से उठा लेते हैं। इफ़ XL लेस देन XC, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका V लीडिंग है, या आप कह सकते हैं I आपकी V मैंने कहा आपका लैगिंग है, ये आप कह सकते हैं करंट आपके लिए कैसी होगी, करंट हो जाएगी लीडिंग। और अगर करंट लीडिंग है तो फिर अगले नंबर पे चले आना, फिर आप बताएंगे इसका मतलब आपकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए। ये होनी चाहिए I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तीसरा नंबर चले आता हूँ। तीसरा नंबर ध्यान देखना सबसे बेहतर है, और वो नंबर आपसे कहता है अगर XL इज इक्वल्स टू XC है, और याद रखेंगे इससे हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर ले जाएंगे। अगर XL इज इक्वल्स टू XC है, देन आपको समझ में आ रहा है, ना लीडिंग होगा ना लैगिंग। आप कह सकते हैं देन फाई इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है V एंड I आर इन सेम फेज, और अगर तीनों सेम फेज हैं, अब की बार आपकी इक्वेशन क्या होगी, अब आप बताएंगे I इज इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा टी। तो ये हमारी पहली कंडीशन की इक्वेशन हो जाती है, ये सेकंड की हो जाती है, और ये आपकी थर्ड की हो जाती है। और जब भी ये आए तो इसमें एक बात और लिखिएगा, इट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ से हमारा अगला टॉपिक खुल जाएगा रेजोनेंस का। बढ़ जाए 3 तरह की इक्वेशंस दिखा दें आपके लिए।
दो बताएं, मिल गई तीनों कंडीशंस? हाँ है ना? ये कंडीशन बता देता हूँ। ये जो आपकी तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन आपको ये ध्यान आना चाहिए एज इट इज़ आपके एलसी सर्किट में भी रिपीट होती हैं। अगर किसी ने एलसी सर्किट नहीं पढ़ पाया हो पिछले एक आध दिन में घर पे, तो पढ़ लेना जाके, क्योंकि मैंने कहा था इसलिए मैं एलसीआर कराऊंगा, क्योंकि एलसी तो उसके बीच में अपने आप ही ख़त्म हो लेगा। क्योंकि एलसी में भी यही तीन आएंगे, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या फिर ज़ीरो हो जाएगा। बस अंतर कितना है, एलसी सर्किट में यहाँ पर फाई की जगह कितना होगा, उसमें आपको मालूम है एल या और सी डायरेक्ट पाई/2 पे होते हैं, तो उसमें पाई/2 स्पष्ट दिखता है, तो डायग्राम में आ जाता है। तो इसलिए उसमें अपने को निकालना भी नहीं पड़ता कि फाई है कितना, हो तो दिखता ही है डायग्राम, क्योंकि उसका फेज़र डायग्राम एल और सी का तो सीधा ये होता है, चाहे इधर का 90 चाहे इधर का 90, किसी एक तरफ तो रिजल्टेंट जाएगा ही ना, बीच में झुकेगा तो नहीं। तो इसलिए मैंने कहा ये इस डायग्राम इसके होते ही साथ पिछला वाला आपका अपने आप ख़त्म हो जाता है। लास्ट कहानी जो मैं आपसे बात कर रहे थे, हम रेजोनेंस की चर्चा कर देंगे। तो रेजोनेंस पे हम बात करेंगे। रेजोनेंस किस नाम से आनी जाएगी, आपके पास एक सिंपल सी चीज़ पूछी जाएगी, और वो पूछी जाएगी रेजोनेंट सीरीज एलसीआर सर्किट। रेजोनेंट सीरीज एलसीआर सर्किट आप किसे मानेंगे? रेजोनेंट एलसीआर सर्किट तो दिख ही रहा है, सीरीज भी दिख रहा है। तो फिर सवाल है रेजोनेंस से हमारा क्या मीनिंग है? रेजोनेंस में आप यही बताते हैं कि किसी भी आपके अगर सीरीज सर्किट में एक्सएल और एक्ससी बराबर होंगे, यानी आपसे कहा जाता है इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस कैसी होंगी, इक्वल। और ये आप कॉपी में जाकर चेक करना, पैराग्राफ ऐसे ही लिखा है, इफ द इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट आर जस्ट इक्वल टू ईच अदर। अगर वो दोनों जस्ट इक्वल हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? फिर उस कंडीशन में आपको दो चीज़ें मिलती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? नंबर ए आपसे कहा जाता है वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज। अब सवाल आता है हम कैसे मान लें वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है अभी आप एलसीआर सर्किट के लिए पीछे देखें, आप निकाल के आए फाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। इसका मतलब आप क्या बताएंगे? इफ एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी देन फाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टेन इनवर्स ज़ीरो, यानी कि पहली बात ये प्रूव कर दी जाती है कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट कौन सा होगा। जब आप कहेंगे एक्सएल और एक्ससी इक्वल होंगे तो ये कंडीशन रेजोनेंस कहलाएगी। पहली पहचान इस कंडीशन की है कि आपके वोल्टेज और करंट इस समय कैसे होंगे? एग्जैक्टली सेम फेज में। और दूसरी सबसे खास बात बताई जाएगी, वो आपसे बताया जाएगा इम्पीडेंस बिकम्स मिनिमम। इम्पीडेंस इस समय कैसी हो जाती है? मिनिमम। एंड करंट आपसे लिखा हुआ है आपके खुद के रजिस्टर में, करंट होती है इस समय मैक्सिमम। आपने जो लिखा है वो लाइनें मुझे याद हैं, वो लिखते हैं एंड द मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट एट दिस इंस्टेंट या एट दिस कंडीशन। अब सवाल है मैक्सिमम करंट का पता कैसे चलेगा? मैक्सिमम करंट का पता भी ऐसे चलेगा कि आप फिर वहीं जाएंगे, एज z इज इक्वल्स टू आपका कितना था? अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्ससी होल स्क्वायर प्लस आपने कहा था आर स्क्वायर। आप ले रहे हैं एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, और देखो रहा ध्यान से, इसका मतलब z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर ओनली, ज़ीरो ही हो गया। कितनी निकल के आएगी? आर, यानी ये हो जाएगी आपके लिए। और ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है, जब रेजिस्टेंस मिनिमम होता है करंट अपने आप मैक्सिमम हो जाती है।
दिखा दें दोनों पहचान, और यही आपको रजिस्टर को सीधा पढ़ने में हेल्प कर देगा। बस मैंने कहा उसको आप जो है अपने तौर पे एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा। मिल गई रेजोनेंस की कंडीशन सारी, क्या क्या होगा रेजोनेंस में जो पूछेगा। अब रेजोनेंस से रिलेटेड 2-3 चीज़ें आपसे कही जाएंगी, और अगली चीज़ जो मैं निकालूंगा उसके साथ एक अच्छी बात है कि आप देखना वो एलसी सर्किट में भी कई बार पूछ लेता है, और वो आपके लिए खास चीज़ निकाली जाती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत तेज़ी से कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आप सिंपल सी बात बताएं, क्या आपको मालूम है अगर आप रेजोनेंस लेना चाह रहे हैं तो रेजोनेंस के केस में एक्सएल और एक्ससी सेम होने चाहिए, और अगर एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्ससी है, इसका मतलब क्या है, एक्सएल इज इक्वल्स टू आपको मालूम था ओमेगा एल इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, यानी आप कह देंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/LC, या आप कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकल आया, ये मालूम ही था। और आप कह सकते हैं 2πf इज इक्वल्स टू 1/√LC, या बेहतर है आपको मिल जाएगा f इज इक्वल्स टू 1/2π√, चाहे आप f के टर्म्स में निकाल दें और चाहे मैंने कहा आप काय के टर्म्स में निकाल दें, ओमेगा के टर्म्स में निकाल दें, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बता देंगे। मिल गया कंप्लीट, ये मिल जाता है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपके निकालने के लिए आती है। मुझे लग रहा है आप निकाल ले जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। अब इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होगा क्या, ध्यान देखना, ये क्या चीज़ बता रहा है, ये बता रहा है अगर आपकी वोल्टेज सोर्स की फ्रीक्वेंसी ये है, मैं उल्टा चलता हूँ, अगर फ्रीक्वेंसी ये है तो तुम्हारा ध्यान जाएगा अपन कहाँ पहुँच जाएंगे, उल्टा मैथमेटिक्स चलाए ना, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर होता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस याद था इस समय फ्लो होती है मैक्सिमम करंट। और मैंने कहा बात को आगे तक खींचना, जो मैं कह रहा था अगर इस फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करोगे तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मीनिंग क्या है, इस फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि इस पर अगर मैक्सिमम है तो बाकी फ्रीक्वेंसीज पर कम होगी, और अगर बाकी फ्रीक्वेंसीज पर कम होगी तो इसीलिए आपके पास एक ग्राफ आता है जो कहलाता है रेजोनेंस कर्व। इसको एक बार मैंने कहा बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक आध बार आप पास ये भी आता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या रेजोनेंस ग्राफ आप बना दें, और अगर इसको आप बनाएंगे तो रेजोनेंस ग्राफ आपका कैसा बनेगा अंदाज़ लगता है। तमाम सारी फ्रीक्वेंसीज़ मैंने कहा अप्लाई करें। जब आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ अप्लाई करेंगे तो जो आपकी करंट होगी शुरुआत में आप देखना बहुत मिनिमम सी होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, मैक्सिमम आएगी, और उसके बाद वापस जो है ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो बना दें, यहाँ हम बना देते हैं आई, थोड़ा इसको और लंबा कर दें जरा सा टुकड़ी को।
हो गया? हाँ ना, बताइए। चाहे बढ़िया एक दूसरा देखें। जब आपका ये मिल जाता है तो आपको एक बात और समझ में आएगी, और वो बात आपको ये समझ में आएगी कि ये जो आपका टॉप है, ये टॉप आपका काय के रिगार्डिंग है, ये टॉप आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग है। मैं इसीलिए इसको ओमेगा आर लिख देता हूँ। ओमेगा आर समझ में आ रहा होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, इस पर मैक्सिमम करंट होंगी, बाकी सबके करस्पॉन्डिंग कैसी हैं, कम है। ग्राफ आपसे क्या कह रहा है, ये अगर एक लाइन में आप समझाने को कहा जाए तो आप इजीली समझा सकते हैं। क्या आप कहेंगे, किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट पे अगर आप डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको याद है आपका वोल्टेज सोर्स था V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आप उठा सकते हैं। तो आपसे कहा जाता है फॉर वेरी लो फ्रीक्वेंसीज द करंट रिमेन्स नेग्लिजिबली स्मॉल विच इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी reach to a maximum value for a particular definite frequency which is called resonant frequency। चाहे तो आप ये भी बता सकते हैं कितनी होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, 1/√LC। इसलिए मैंने कहा था जो पिछले कॉपी बना रखी है उसको एक बार पढ़ो, सारी लैंग्वेज मिलती जाएगी और यही क्रम मिलेंगे। देन इसके बाद क्या होगा, फर्दर इट डिक्रीजेज एंड अगेन बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल फॉर वेरी हाई फ्रीक्वेंसीज। तो वेरी हाई वेरी लो दोनों पे इसमें नेग्लिजिबली स्मॉल है। पर्टिकुलर आपका किस पर मैक्सिमम है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। फर्दर आपसे कहा जाता है आप इस रेजोनेंस बैंड के दोनों साइड, जो भी आपकी एक फ्रीक्वेंसी है इसके आप दोनों साइड दो खास फ्रीक्वेंसीज और सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो दो फ्रीक्वेंसीज आप सिलेक्ट करते हैं इनके नाम याद है किसी को? नाम क्या थे इनके? हैं? तो फिर घर पे पढ़ना शुरू करो बेटा, अभी पढ़ना शुरू नहीं कर पाया ऐसा लग रहा है। सोचो, चैप्टर तो अपन ने ख़त्म कर रखा है ना, तो मनोरंजन है, टाइम मिल गया एक्सटेंशन इसलिए करा रहा हूँ। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज कहलाती हैं, भूल गए होंगे। और ख़ास बात क्या है, ख़ास बात यह है कि इन फ्रीक्वेंसीज पर जो आपकी करंट होगी वो करंट होती है I max/√2। और यही क्यों ली जाती है, क्योंकि आपको याद आएगा ये RMS वैल्यू होती है। सही है, दिखा दें मज़े से ग्राफ, रेजोनेंस कर्व दिखा दें, फिर एक एक चीज़ की चर्चा कर देंगे। चलें, क्या इतना मिल गया? हाँ ना बताएं। मिल जाता है तो ग्राफ का डिस्क्रिप्शन तो आप खुद ही पढ़ लेंगे। सबसे ख़ास बात मैंने क्या कहा था, सबसे ख़ास बात इसमें लगेगी आपको हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़। और हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ आप कहने कहेंगे जिसमें आपकी करंट कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कभी कभार आपसे डेफिनेशन पूछता है, क्या पूछता है, तो ये आप ज़रूर बताएंगे हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ क्या है। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ हैं टू फ्रीक्वेंसीज़ एट आइदर साइड ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ दो फ्रीक्वेंसीज़ हैं आइदर साइड ऑफ, क्या शर्त होगी, फॉर विच
करस्पॉन्डिंग करंट इज आई मैक्स बाई रूट टू, या आप कह सकते हैं 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम करंट, तो उसी को हमने शॉर्ट में लिख दिया आई मैक्स बाई रूट टू। सही है। और इसमें अगली डेफिनेशन आ जाएगी आपके पास, वो आपकी आएगी रेजोनेंस बैंड। सब छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। रेजोनेंस बैंड भी नज़र आ रहा होगा। रेजोनेंस बैंड हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? रेजोनेंस बैंड ये रहा। बैंड देख लो, बैंड में कौन सी दिक्कत है। रेजोनेंस बैंड किसे कहा जाएगा? ये जो आपका हिस्सा है, ध्यान जा रहा है, द एरिया बाउंड बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ये आपका जो एरिया बनता है ये एरिया कहलाता है रेजोनेंस बैंड। इसे मैंने कलर करके दिखा दिया और साफ दिखे। एक नेक्स्ट डेफिनेशन आप जाएंगे रेजोनेंस बैंड। रेजोनेंस बैंड का मतलब होगा द एरिया बाउंड बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ठीक, तीसरी चीज़ बताता हूँ इसमें से। तीसरा आपसे इसमें बात करेगा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का भी एक छोटा क्वेश्चन बनेगा, तो आप बता देते थे रेजोनेंस दो टाइप के होंगे, एक शार्प और एक फ्लैट। शार्प और फ्लैट रेजोनेंस आप कहने कहते हुए जाएंगे, तो शार्प रेजोनेंस आप कहते हैं इसको क्या समझ में आ रहा है? ध्यान देखना, आपको नजर आएगा कि जब आपका ओमेगा चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज इन करंट, ये दिख रहा होगा, ओमेगा के साथ साथ रेट ऑफ चेंज इन करंट वेरी हाई है। और उल्टा ज़रा चेक करें, ओमेगा चेंज करने के साथ अगर आपका करंट का चेंज बहुत स्लो है या बहुत कम है, ये आपके लिए किस नाम से जाना जाएगा? फ्लैट रेजिस्टेंस, सॉरी फ्लैट रेजोनेंस। पहला तो ये बता देता हूँ ये कैसा है, आप ध्यान देखेंगे, ये है शार्प रेजोनेंस। और इसको आप क्या कहते हुए जाएंगे? ये आपके लिए कहलाएगा फ्लैट रेजोनेंस। ये भी देखें डायग्राम बने होंगे। जो आपके शार्प और फ्लैट दोनों हो जाते हैं, तो मीनिंग क्या है? मीनिंग बता देते हैं। शार्प का मतलब क्या होगा? रेजोनेंस शार्प कब कहलाएगा? जब, ध्यान देखना, आपका रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी कैसा होगा? हाई। और यही रेजिस्टेंस आपका कैसा होगा? फ्लैट। जब आप कह सकते हैं डी आई बाई डी ओमेगा हमारा कैसा होना चाहिए? बाकी हो सकता है जब लिख रहे हो तब डी आई बाई डी ओमेगा लिखा हो, नहीं तो लिख दिया हो द रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। तो आप मालूम है डी आई बाई डी ओमेगा को पढ़ते यही है। रेट ऑफ चेंज इन करंट या तो हाई हो सकता है या लो हो सकता है। चले बताएं हाँ या ना, इतने में कोई समस्या कहीं से कहीं तक नहीं? जब इतने में कोई समस्या नहीं है, शार्प और फ्लैट रेजोनेंस समझ में आ जाते हैं, तो एक छोटी चीज़ और आएगी, वो आता है जो आपने रेजोनेंस बैंड बना रखा है, इसकी विड्थ निकालने के लिए आ जाती है। आखिरकार इस रेजोनेंस बैंड की विड्थ कितनी होगी, कितना होगा इनका डिफरेंस? तो एक नेक्स्ट चले आएगा विड्थ ऑफ रेजोनेंस बैंड। नेक्स्ट आप कहाँ पढ़ेंगे? विड्थ ऑफ रेजोनेंस बैंड। विड्थ ऑफ रेजोनेंस बैंड पे क्या आपका ऐसा ध्यान है?
जब हम विर्द की चर्चा कर रहे हैं, हम काय की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान देखना विर्द की यहाँ से चर्चा करेंगे। आपको मालूम है एट रेजोनेंस की कंडीशन में आपको क्या ध्यान है, आपकी करंट हो जाती है मैक्सिमम और इम्पीडेंस होती है मिनिमम। एट रेजोनेंस आपको अगर ये याद है कि आपका Z बराबर कितना होता है, ये होता है R यानी कि मिनिमम, और करंट इज इक्वल्स टू कितनी होती है I मैक्स, ये तो याद है, ये मैंने बेस सपोर्ट लिया। अब आ जाए एंड एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्या आपको ध्यान है हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे आपकी I इज इक्वल्स टू हो गई है I मैक्स बाई √2। इसका मतलब सीधा सीधा सा है, क्या आपको ध्यान है अगर करंट कम हुई है इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया होगा। करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये भी बहुत अच्छे से याद है। इसका मतलब इस समय Z इज इक्वल्स टू कितना हो गया है आपका, तो और चेक करें अगर किसी कोई पुराना रजिस्टर लिखी हो तो ये लिए हो तो यही लिखा हुआ मिलेगा कि आपकी करंट डिक्रीज होकर हो जाती है I मैक्स बाई √2। इसका मतलब सर्किट की इम्पीडेंस बढ़कर कितनी हो जाती है, Z इज इक्वल्स टू R√2 है। ये देखो चेक करके विड्थ ऑफ रेजोनेंस बैंड लिखी होगी नहीं कहीं ना कहीं, क्या लिखा है पढ़ दो जरा जोर से। At the time of resonance, I max and Z equal R is minimum. सही लिखा है, Z बराबर R मिनिमम होता है। देन For half power frequencies, I equal I max upon √2. यही लिखा हुआ I इज इक्वल्स टू हो जाती है I मैक्स बाई √2। Thus the impedance of circuit increases by R/2. बस ये सिंपल है, मैंने लैंग्वेज में लिखा है यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है। इम्प्लाइज दैट Z इज इक्वल्स टू कितना हो जाना चाहिए, R√2 होना चाहिए। अब आपको याद है आपका Z था क्या, आपको याद आएगा एज Z इज इक्वल्स टू था आपका √ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R², ये तो याद है। इसका मतलब इस समय क्योंकि हम हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहे हैं विर्द पर, Z की जगह आप कितना लेंगे, आप लेंगे R√2 इज इक्वल्स टू होगा √ωL माइनस 1/ωc। चाहो तो यहाँ रख लेना, नहीं तो अगली बार रख देना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। प्लस R², यही होगा। दोनों साइड के अंडर रूट हटाओ तो आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं 2R² इज इक्वल्स टू होगा ωL माइनस 1/ωc² प्लस R²। इसका मतलब ये भी है कि आप कह सकते हैं फाइनली ωL माइनस 1/ωc का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा R²। भाई इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो, तो बच्चों वाली इक्वेशन है। चलो दिखा दो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अगर इतना मिल जाता है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ में आ रहा होगा। इसके जो रूट निकलेंगे वो 2 होंगे, प्लस और माइनस। बस यहाँ पर ये सावधानी रखिएगा, इसलिए आप कह सकते हैं ωL माइनस 1/ωc इज इक्वल्स टू होना चाहिए प्लस या माइनस का R। सही है, बस इसी कंडीशन का हम इस्तेमाल कर लेंगे। एक्चुअली ये आपका प्लस या माइनस का R क्यों आ रहा है, इस पर भी हम बात कर देंगे। प्लस या माइनस का R इसलिए आ रहा है क्योंकि अपने पास ओमेगा की 2 वैल्यूज़ हैं। एक आपके पास लोअर फ्रीक्वेंसी थी ω1, एक आपके पास हायर फ्रीक्वेंसी है ω2। इसका मतलब दोनों के लिए ω1 और ω2 के लिए R की वैल्यू अलग अलग आनी चाहिए। तो ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सही है। और इनको हम चेक कर लेते हैं। इसलिए आप क्या बताएंगे, एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ω1। अगर हम मानने चले ओमेगा की वैल्यू मैं कितनी लेता हूँ, ω1 लेता हूँ, तो ये इक्वेशन कैसे सेटिस्फाई होगी, तो आपको मिलेगा ω1L माइनस 1/ωc इज इक्वल्स टू माइनस R। ये पहली इक्वेशन हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आप जाएंगे एट
ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, आप हायर फ्रिक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं तो ओमेगा 2L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2C इज इक्वल्स टू होगा प्लस आर, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सही है, यही दो रूट निकलेंगे, या तो प्लस आर वाला या माइनस आर वाला, एक ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग और एक ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग बढ़ जाए आगे। बस अब तो सब्ट्रैक्ट करना है केवल, ज़्यादा होगा तो लिख भी देंगे हिंदी में, और क्या। कर दो सब्ट्रैक्ट आराम से। ध्यान रखना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करना बेहतर रहोगे तो क्या कर दोगे, ये हो गए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ध्यान देखो L कॉमन हो लेंगे इन दोनों में, ठीक है। इसमें से आप 1/c कॉमन कर लेना, और 1/c कॉमन करोगे तो क्या आएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा। ध्यान है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस का बना रहेगा वो प्लस हो जाएगा, और प्लस आर बराबर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2r। इतना सब्ट्रैक्शन आप कर ही सकते हैं, कॉमन लेके चले जाएं मज़े से। लगभग हम एंड पे आ चुके हैं, क्योंकि अगली बार हमें सिर्फ LCM लेना है। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डॉट L प्लस 1/c, और LCM लोगे तो ये आपको मिलेगा, अरे ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ऊपर भी वही चीज़ मिल जाएगी जो हम चाह रहे थे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और बराबर 2r। चलते हैं। अब तुम कहोगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मैं क्यों निकाल रहा हूँ, ये पहले से बता देता हूँ। अगर ध्यान देखोगे इस बैंड की चौड़ाई कितनी होगी, ध्यान जा रहा है, कहाँ गया, इसकी चौड़ाई यही तो होगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसीलिए उस टर्म पे मेरा कंसंट्रेशन है। इसमें से सपरेट करोगे तो बीच का आपका निकल आएगा, और इसलिए मैंने कहा था लगभग मैं बस पहुंच ही गया हूँ। एक काम कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ बट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 यानी कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू आपकी क्या है, ये है विड्थ ऑफ रेजोनेंस बैंड। और एक कल जनरल कैलकुलेशंस एक दिन बता रहे थे कि ऐसा ध्यान है, दो साइड के नंबर्स का इनटू करोगे तो लगभग बीच वाले का स्क्वायर आ जाता है, और कहीं नहीं मैथमेटिक्स वाले से जीपी में पढ़ते हुए भी आते हैं। एंड आप बता सकते हैं, ध्यान देखना, ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 2 नियरली इक्वल या लगभग इक्वल ही होता है ओमेगा स्क्वायर के। आ जाओ मज़े से, लगभग हमारा हो गया। एक लाइन और बढ़ाएं फालतू की, चलो बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या कह देंगे, डेल्टा ओमेगा डॉट L प्लस 1/c डॉट डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू हो गए आपके 2r। देखें मेरा डेल्टा ओमेगा लगभग निकलने पे एक लाइन दो लाइन खर्च करेंगे। क्या करेंगे, डेल्टा ओमेगा कॉमन कर लीजिएगा, आपको मिलेगा L प्लस 1/c और 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आए देखें कि आपको ये याद है, ओमेगा बराबर 1 अपॉन रूट LC था, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/LC हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर 1/LC करोगे तो ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में आ जाएगा LC बराबर होंगे आपके 2r। चलो और कर लो, और क्या करोगे, डेल्टा ओमेगा डॉट C ख़त्म, तो आप कह देंगे 2L बराबर 2r, यानी कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल्स टू आपका निकल आता है R अपॉन L।
इसलिए मैंने आराम से सॉल्व कर दिया कि आपको एक एक चीज़ दिख जाए। तो रेजोनेंस कंप्लीट समझ में आ जाता है। रेजोनेंस ग्राफ, शार्पनेस, फ्लैट, उसकी हम कहते हैं फ्लैटनेस। ये आपसे पूछा जाएगा हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज़ क्या है, रेजोनेंस बैंड क्या है, या उसकी विड्थ निकालें। तो ये मैंने कंप्लीट इसीलिए आपके एक बार रिपीट कर दिए कि यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपके यहाँ बनता रहता है, वो जो भी फिर बने, कभी 1-2 नंबर में, कभी थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये विड्थ निकाल लेगा। अब इसके बाद एक क्वालिटी फैक्टर आता है, लेकिन क्वालिटी फैक्टर से पहले चूँकि इसमें एक लगता है पावर डिसिपेशन वाला, एक चीज़ और बताऊं, सर्किट तो मैंने सारे ख़त्म कर दिए मोटे तौर पे, ठीक। अब इसके आगे आप देखेंगे जितने भी आपने सर्किट लिए हैं, इनमें आपके लिए एक टॉपिक और आता है, और वो आता है पावर कंजम्पशन या पावर डिसिपेशन ऑफ सर्किट्स। चलो पावर कंजम्पशन से पहले एक चीज़ वो बता दूं, एक छोटी चीज़ रह गई तुम्हारी, लास्ट राउंड में डिस्कस कर रहा था, वो आपको बता दूं पहले, और बताऊं मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। इनको ही निकाल ही दूं क्योंकि ये भी एक आध बार आए हुए हैं। क्या आपका ध्यान है, जो आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं बराबर फ्लक्चुएट होती है, यानी वैल्यू कहा जाए टाइम के साथ साथ बराबर चेंज हो रही है, और अगर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट बराबर चेंज हो रही हैं तो फिर एक क्वेश्चन बच जाता है कि आखिरकार आप ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को एक्सप्रेस कैसे करोगे। जब मान चले इसी समय कहें सर्किट में कितनी करंट है, तो सर्किट में करंट एक्चुअली टाइम के साथ क्या होगी, 1 2 3 4 5 4 3 2 1 -1 -2 -3, ये वेरिएशन होंगे ना। तो फिर आप कहेंगे क्या, तो कहेंगे क्या के लिए काय का कंसेप्ट आता है मीन या एवरेज का। लेकिन मीन या एवरेज में मैं आपको याद दिलाऊं, आपकी बार शुरुआत से याद दिलाता हूं, जब आप किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का एक पूरी कंप्लीट साइकिल पे एवरेज निकालने जाओगे तो मैथमेटिक्स आपको धोखा दे जाएगी। यहाँ बता देगी आई एवरेज बराबर आएगा 0, उसका आपने कारण ध्यान नहीं दिया होगा। जैसे ही आप एवरेज निकालेंगे, एवरेज का मतलब क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज़, और समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ मतलब जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव, तो टोटल आना चाहिए 0, और ये आता भी है। ये मैंने पहले से आपकी बार बता दिया है। अब मैं एक काम करता हूँ, चूँकि आपके यहाँ निकालने के लिए आता है कई बार, कि आप प्रूव करें कि एक कंप्लीट साइकिल में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का एवरेज कितना होगा, 0 होगा, या मीन वैल्यू 0 होती है। तो एक सिंपल हेडिंग डाल दो, मीन वैल्यू ऑफ या एवरेज वैल्यू, जो भी आप चाहें, मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल। और मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर ए कंप्लीट साइकिल देखेंगे, ज़रा देखें क्या आपको एवरेज निकालना आता है। आई एवरेज बताता है समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज़, तो आप क्या करेंगे, समेशन ऑफ ऑल दी वैल्यूज़ यानी आई डी ओमेगा टी। आप पूछेंगे डी ओमेगा टी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आई की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, ये आपको ध्यान है, ये आई नॉट साइन ओमेगा टी होती हैं, यानी आई की वैल्यू ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में होती है। और अगर आपको ग्राफ याद हो तो और बेहतर समझ में आएगा, आपने ध्यान नहीं दिया, ये ग्राफ ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है। ये बताता ही है y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, यही हुआ ना ओमेगा टी, क्योंकि आप यही तो बताते हैं 90 180 एट्सेट्रा, उसी के अकॉर्डिंग मैंने लिया। कहाँ से कहाँ तक लेंगे ध्यान देखना, आप एक कंप्लीट साइकिल का मतलब लेंगे ओमेगा टी की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक अपॉन टोटल x कितने हैं, तो टोटल x के लिए क्या करोगे, 0 से 2 पाई में जो भी आपका थीटा या x है उसका टोटल कर देंगे। ओमेगा टी को मन में थीटा पढ़ना, आसानी से समझ जाओगे। देख लें क्या लिया है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी थीटा, थीटा जो आप ओमेगा टी ले रहे हैं 0 30 45 उसके रिस्पेक्ट में कितने एंगल या कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। देख लें क्या ये लाइन समझ में आ जाती है, हाँ या ना। तो समेशन का मतलब यही होता है, समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़। बस अब क्या बचा, अब तो इंटीग्रेट 1 मिनट में कर लेंगे। जरा इज इक्वल्स टू देखें, सबसे पहले आई के लिए आप क्या करेंगे, 0 से 2 पाई, आई का मतलब होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी अपॉन में चले आए, डी थीटा का हो जाएगा थीटा, और थीटा आपको याद है ये थी
और आगे बढ़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, आई नॉट ऊपर कॉमन आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप कितना करेंगे, माइनस कॉस ओमेगा टी, आप लिमिट रखेंगे 0 से लेके 2 पाई और अपॉन में अपना यहाँ पे लिमिट भी रख देना, थीटा की जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। बस लगभग हम पहुँच गए अगले एक लाइन में, या मैक्सिमम 2 लाइन में अपना एंड हो जाएगा। कौन सा वाला क्यों आएगा बेटा, इंटीग्रेशन है तो अपॉन में ओमेगा क्यों आएगा ये बताएं। कहाँ है मल्टीप्लाई में, कहीं नहीं है मल्टीप्लाई में, हमारा पूरा कहीं कोफिशिएंट है ही नहीं। हाँ अगर 2 या 3 मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा अगली बार में। ओमेगा यहाँ पे कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, पूरा का पूरा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूँ, इसलिए मैंने डी टी में किया ही नहीं। कई बुक्स में क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर यहाँ 0 से लेके कैपिटल टी लेते हैं, फिर उसको चेंज करते हैं 2 पाई बाई ओमेगा रख के। करो ही मत, डायरेक्ट डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ही करो ना, बहुत अच्छे मालूम है। देख लो ध्यान से, आपको दिख रहा है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका मतलब ये आई इज इक्वल्स टू क्या बता रहा है, आई इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ ओमेगा टी है, ये हमें दिख रहा है। चलें यहाँ तक जब आप पहुँच जाएँ तो मुझे बताइएगा, क्योंकि अब एक आध लाइन और बमुश्किल बढ़नी है। बस जितना तुम बढ़ाना चाहो बस उतना ही बढ़ेगा, जहाँ तुम ख़त्म करना चाहोगे वहीं ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई, चलो कॉमन ले लेता हूँ। कॉस ओमेगा टी में एक बार कॉस की जगह रखें वैल्यू 2 पाई और एक बार आप रखेंगे कॉस की जगह 0। वैसे तो ये पता होना चाहिए 0 और 2 पाई एक ही एंगल होते हैं, तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। नहीं हो तो 1 माइनस 1 रख लेना तो 0 हो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा 12th में तो 1 माइनस 1 रखना चाहिए। आप सीधा कर सकते हैं यहाँ पर आई एवरेज इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए आपकी AC की मीन वैल्यू 0 होती है, ठीक। इसलिए हम क्या क्या बता देंगे यहाँ पर, यहाँ बता देंगे मीन वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। अब एक समस्या आएगी, जब मीन वैल्यू आपकी 0 आ रही है तो फिर तो हमारा कंसेप्ट ही गड़बड़ा गया। फिर आप इस वेरिएबल करंट को कैसे दिखाएं, क्योंकि समस्या वहीं की वहीं फिर खड़ी है। जो कहता है सर्किट में करंट बराबर 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 एटसेट्रा बदल रही है, एवरेज आप लगा नहीं पाए कि भैया एवरेज वैल्यू बता पाएँ, वो दिक्कत दे गई। तो क्या करें, तो असली समस्या की जड़ पे चले जाएँ। समस्या की जड़ दिख रही है, मैंने शुरुआत में बता दी थी। मैंने कहा था जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उतनी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, तुम ऐड करोगे, इंटीग्रेशन मतलब समेशन ही होता है। तुम समेशन करोगे, ध्यान देखना समेशन कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा, तो आना ही है। तो एक काम करें, इसका पहला इलाज ये किया जाता है कि आप एक हाफ साइकिल के लिए निकाल लें। एक की निकाल लो भैया, दोनों की एक साथ नहीं निकल रही, तो इसलिए आता है मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। एक नेक्स्ट रहेगा मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल, मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। और मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल देखेंगे तो ये बड़े आराम से हो जाएगी। अगर आप हल्का सा निगाह यहाँ डालें तो ये आपका कहाँ से हो जाएगा, ज़रा देखो एक सेकंड में कैसा नजर आता है। अब की बार आई एवरेज निकाल रहे हो हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल का मतलब 0 से 2 पाई तक नहीं जाना है, आपको जाना है केवल 0 से लेके पाई तक। बाकी वही होगा समेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ बिटवीन 0 टू पाई। तो उतने ही एंगल ले लेंगे, कितने ले लेंगे, 0 से पाई तक के टोटल एंगल्स। कहाँ अंतर आएगा, कहीं नहीं आना, बस आपकी केवल लिमिट चेंज रहेंगी, बाकी इंटीग्रेशन समेशन तो वही होगा ना। कहाँ चेंज लाओगे, यहाँ भी कहीं चेंज नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना,
सब एज इट इज़ चल रहे हैं, बस यहाँ तक आ जाए, इसके बाद फिर मैं वैल्यू निकाल दूंगा, आ जाए। इतने में कोई समस्या हो तो मुझे बताओ। इंटीग्रेशन तो सेम ही रहेगा ना, उसका तो कुछ बदलना नहीं है, केवल आपकी लिमिट 0 से पाई चली जाएगी क्योंकि आप हाफ साइकिल पर हैं। मिल गया, कहीं कोई चेंज नहीं, सिमिलर है तो फिर चेंज क्या होगा, चेंज होगा ध्यान देखना, चाहो तो इसको ए वी की के आगे एच लिख देना। एच का मतलब समझ में आ रहा होगा, हम ये क्या चीज़ निकाल रहे हैं, हम ये हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं, सब पता होता है ए वी एच निकाल रहे हो। आ जाओ तो आई एवरेज आपका कौन सा, आई एवरेज हाफ साइकिल वाला कितना निकलेगा, ये होगा -I0/पाई। जरा देखें अब यहाँ पर वो बदल जाएगा, अब cos 180 होगी -1 और cos 0 होगा 1, यानी कुल मिला के माइनस माइनस होगा 2, इसलिए अब आपका 0 नहीं आएगा, अब आएगा हाँ I0 था, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा केवल और केवल आखिरी स्टेप में जाके चेंज हो जाएगा जहाँ वैल्यूज़ आप बदल रहे होंगे। आप कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं, ठीक। इसमें भी ध्यान देखना है, कंसेप्चुअली कमी है इसमें, जो कमी है वो लोग बताएंगे तुमने एक ही हाफ साइकिल निकाला है, पूरी का कैसे निकालोगे, क्योंकि निकाल तो लिया है पर कमी समझ में आ रही क्या है, ये केवल आधे के लिए बात कर रहा है और आती तो दोनों साइकिलें हैं ना। इसलिए अब अगली बात पे आते हैं, यहाँ से एक वो कंसेप्ट आता है जो आप केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हुए आए हो, और वो कंसेप्ट आता है मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। तो एक नेक्स्ट जाइएगा, अगले नंबर पे आप बढ़ेंगे, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। अब हम बात करेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है। मीन स्क्वायर ये है कि ये जो है आपका प्लस माइनस दोनों हटाने का एक तरीका तो था, अलग अलग कर लो। तो मैंने कहा था आधा ही निकाल रहे हो, अब इसका एक दूसरा इलाज और है, वो इलाज ये आप एक काम करो ना, इस पूरे का स्क्वायर कर दो ना। स्क्वायर करने से फ़ायदा समझ में आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी नेगेटिव के पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका मतलब अब अगर तुम मीन निकालोगे ऐड करके तो वो 0 नहीं आएगा, वो दोनों साइकिल कवर कर लेगा, इधर का हाफ भी और उधर का हाफ भी। इसीलिए अब आप जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो वैल्यू आपने ध्यान दिया होगा, उसका नाम मैंने रखा है मीन स्क्वायर वैल्यू। यानी अब मीन नहीं निकालना, किसका मीन निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है स्क्वायर्स का मीन। और इसीलिए आप देखेंगे IMS जो आप डिफाइन करते हैं, अब IMS क्या आएगी, IMS आएगी फॉर ए कंप्लीट साइकिल। तो देखो ध्यान से, कंप्लीट साइकिल के लिए पहले नीचे दिखा देता हूँ, सारे एंगल्स का टोटल करोगे तो ये तो स्टेप याद है, 0 से 2 पाई तक लेंगे सारे एंगल्स। यहाँ भी आप ध्यान देखना, सारी वैल्यूज़ का टोटल करेंगे 0 से 2 पाई। पिछली बार आप कर रहे थे आई का, मैंने कहा अब आई का टोटल मत करो, अब आप टोटल करें आई स्क्वायर का। समझ में आ गया।
स्क्वायर करके ऐड करोगे, अब खतरा ज़ीरो होने का टल गया, अब नहीं होंगे ज़ीरो। फिर से यहीं से वापस चले आएंगे। क्या आई की वैल्यू याद है कितनी होती थी? आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी अपॉन में चाहो तो इसको सॉल्व भी कर दो, इंटीग्रल डी ओमेगा टी हो जाएगा आपके लिए ओमेगा टी यानी डी थीटा का थीटा, और लिमिट्स अपने पास हैं 0 से 2 पाई। अब एक चीज़ देखें, यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए मैं याद दिलाता हूँ, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो हम एक फार्मूला इस्तेमाल किया करते थे, cos 2 थीटा बराबर होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये उधर कर देना, ये इधर कर देना, यानी आप कह देंगे 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू होगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिख रही होगी अपॉन 2 हो जाएगी, और इसीलिए अगली बार अगर हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको आई एम एस मिलेगा। ध्यान से ज़रा देखें, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई आई नॉट स्क्वायर, तो चलो मैंने बाहर ले लिए, कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं क्या लूँगा, ये ले लूँगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, और अपॉन, और इसका मैंने कहा ये हो गया आपका डी ओमेगा टी अपॉन का, तो सॉल्यूशन बट चलते ही जा रहा है। ओमेगा टी की जगह आप लिमिट रख दें, एक बार आप रख देंगे 2 पाई और एक बार आप रख देंगे 0। बस लगभग हम पहुंच गए। कोई दिक्कत याद रखो तो बताएं। चलें एक स्टेप बढ़ा लेता हूँ, ज़रा देखें ध्यान से। ये आई नॉट स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, 2 यहाँ से आ जाएगा, 2 पाई यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल मिला के हो जाएंगे अपॉन में 4 पाई। इंटीग्रल में एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको साफ साफ नज़र आए। 2 या 4 पाई तो दिख रहे हैं, कितना होगा ध्यान देखना, आपका इंटीग्रेशन होगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डॉट डी ओमेगा टी। अगर आप करेंगे तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई। क्या आपका ध्यान है, 1 का इंटीग्रल x या थीटा होता है, तो 1 का x होता है, x दिख रहा है, x पूरा ओमेगा टी है, इसलिए 1 का हो जाएगा ओमेगा टी, और माइनस cos ओमेगा टी का होगा साइन ओमेगा टी। इसमें कोएफिशिएंट है, इसमें 2 से इंटू है, तो इसलिए इसको आप कर लेंगे अपॉन 2, और लिमिट आप रखेंगे 0 से 2 पाई। बस इतना और बढ़ जाए। मिल गया, हाँ ना बताएं। रख दें आराम से वैल्यू, आराम से वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई। मज़े से रखो, ओमेगा टी की जगह एक बार अपर लिमिट आएगी 2 पाई, एक बार लोअर लिमिट आएगी माइनस, और क्या आएंगे, एक बार आपका अपॉन का 2 लिखा रहने देता हूँ। साइन को ज़रा देखो,
एक बार हो जाएगा साइन 2 इंटू ओमेगा टी यानी कि 4 पाई, और माइनस ओमेगा टी जगह रखोगे 0 तो होगा साइन 0। ठीक, अब जो असली बात है वो याद दिला देता हूँ। क्या ऐसा याद है? साइन 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई सब की वैल्यू एक ही होती है। अभी पीछे कॉस 0 2 पाई में दिखा रहे थे, साइन 0 कितना होता है? तो भैया 2 पाई 4 पाई सब 0 होंगे, और सब 0 होंगे मतलब ये टर्म यहीं कहीं कैंसिल हो जाएगा। चलो मनोरंजन के लिए एक आध लाइन बढ़ा देते हैं, वैसे तो ज़रूरत नहीं है। आई एम एस कितना हो जाएगा आपका? आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू में देखें ये गायब हो गया, इंटू में 2 पाई बना रहेगा, यानी आप कह सकते हैं आई एम एस बराबर होगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन, ये आपकी मीन स्क्वायर वैल्यू निकल जाती है। और ध्यान रखना अगर वोल्टेज के लिए आए तो मैं आई नॉट साइन ओमेगा टी ले रहा था वो आप वी नॉट साइन ओमेगा टी ले लेंगे, आई की जगह वी रख दीजिएगा, ख़त्म बात, एज इट इज़ डेरिवेशन, उसको कराने कोई मतलब ही नहीं है। क्या इतना मिल गया? ठीक, लास्ट में कोई आदमी अगर आपत्ति उठा सकता है तो केवल एक जगह, और उसका भी एक लाइन में इलाज हो जाएगा। पहले देख लें क्या इतना क्लियर हो गया? हाँ ना, मीन स्क्वायर वैल्यू। आपत्ति आप यहाँ उठा सकते हैं, बोले जो आपने वैल्यू निकाली है तो स्क्वायर में निकल रही है, यानी आप 3 की जगह 9, 4 की जगह 16 और 5 की जगह 25 निकाले बैठे हैं। मैंने कोई बात नहीं, वापस आ जाओ। तो वापस आने का तरीका तो मालूम है भैया, अगर आपने स्क्वायर किया है तो फिर आप रूट भी कर सकते हैं। तो एक काम करो, हमारा काम हो गया, चूँकि हमें मीन निकालना था पॉजिटिव के साथ, वो काम हो चुका है। वापस आ जाओगे तो वैल्यू जो स्क्वायर में चल रही है वापस नीचे ग्राउंड पे आ जाएगी। तो इसलिए लास्ट लाइन आप हमेशा इसमें ऐड करते हैं, और वो आते हैं हेंस रूट मीन स्क्वायर, या ऐसे कह दिया जाता है आरएमएस। आरएमएस तो समझते हैं ना भाई, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर करंट आपकी कितनी होगी? तो रूट मीन स्क्वायर देखोगे तो आप बता देंगे, अंडर रूट तो डायरेक्ट ले लूँ, कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी आई नॉट बाई √2। और जो आप इतना कर दें तो कभी कभार एग्जामिनेशन के लिए एक छोटी सी बात याद रखिएगा। वैसे तो हमारा एंड यही हो गया है, 99% डेरिवेशंस वगैरह सब में इसी का इस्तेमाल होगा। आई आर एम एस कितना होता है? आई नॉट बाई √2। हाँ, अगर आप चाहें तो एक काम कर सकते हैं, आई आर एम एस बराबर, ध्यान रखना ये होता है और तुम कहोगे ये क्या किया? कुछ नहीं किया, 1/√2 की वैल्यू रख दी है भैया, और इज इक्वल्स टू होता है, गलत लिख दिया है, कितनी आती है ये? 0.707 आती है, सॉरी, वो उसकी वैल्यू रख दी गलती से। 1/√2 की रखनी थी, और 1/√2 की रखोगे तो ये हो जाएगी एक्चुअली उसकी रख दी थी √2 की, ये हो जाएगा आपका 70.7% ऑफ आई नॉट। तो इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है कि आरएमएस वैल्यू जो है वो पीक वैल्यू की दिख रहा है, आई नॉट आपकी पीक वैल्यू एम्पलीट्यूड है उसकी तकरीबन 71% होती है। तो 71% कह दे तो मत कहना कि ये प्रूव नहीं किया था, यही होता है। 70.7 का मतलब कितना रहेगा? और ध्यान रखेंगे इस आरएमएस वैल्यू को हम एक नाम से जानते हैं, यह आपके लिए कहलाती है एपरेंट वैल्यू। और एपरेंट वैल्यू क्यों कहलाती है? क्योंकि ये मेजर्ड वैल्यू होती है।
जो भी आपके एमीटर या वोल्ट मीटर मेज़र कर रहे होते हैं वो कितनी होती है, यही होती है। तो एपरेंट इसलिए कहा है क्योंकि यही दिखती है, आपको दिख ये रही होती है। असलियत में तो मालूम है अंदर करंट बराबर फ्लक्चुएट कर रही होती है, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं, एपरेंट वैल्यू के नाम से। तो ये टॉपिक मैंने कहा आपके टोटल ख़त्म हो जाते हैं, आप पास कुछ नहीं बचा है, आप पास बची है सिर्फ पावर, जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, और एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, वो भी जरा सा आधे पेज का टॉपिक होगा। तो अगले टर्न पे आपके द एंड करके उसके अगले टर्न पे और पीछे अगले और उसके अगले पे, यानी कल और परसों में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इन्हीं से रिलेटेड, उनको कर लें तो मेरा ये टॉपिक फिनिश अप हो जाएगा। दैट्स ऑल।